बच्चों आज हम 18.2 टॉपिक समझेंगे जिसका नाम है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड। पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है। वैसे आयनिक कंपाउंड्स यानी जो साल्ट होता है, मैंने बताया कि साल्ट आयनिक कंपाउंड होता है। सबसे कॉमन मिसाल है NaCl की। तो इसमें Na पॉजिटिव एक आयन है, Cl नेगेटिव एक आयन है, तो ये एक आयनिक कंपाउंड है। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट से क्या मुराद है, यानी अगर आप NaCl को सॉलिड हालत में लेते हैं और आप उसको पिघलाना चाहते हैं, आप उसको मेल्ट करना चाहते हैं, तो जाहिर है किसी ना किसी टेम्परेचर पे ये मेल्ट होगा ना, आपको हीट देना पड़ेगी, तो वो टेम्परेचर बनेगा इसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक हो गया। अब बेटा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि आयनिक कंपाउंड इस तरह के क्रिस्टल लैटिस की शक्ल में 3D की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें पॉजिटिव आयन्स और नेगेटिव आयन्स एक दूसरे को सराउंड कर रहे होते हैं। अब इनको मेल्ट करवाना है, क्योंकि हमें मेल्टिंग पॉइंट समझना है ना, तो हमें इसको मेल्ट करवाना है इस क्रिस्टल को, इस क्रिस्टल लैटिस को। तो उसके लिए बेटा जो दरमियान में ये बॉन्ड्स है ना, ये तोड़ने पड़ेंगे। अब ये बॉन्ड कितने मजबूत होते हैं कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, चूँकि ये चार्जेस है ना, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, Cl के ऊपर नेगेटिव, तो बेटा चार्जेस के दरमियान बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं। इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देना पड़ती है ताकि आप इस बॉन्ड को ब्रेक करवा सको, और तभी जाके मेल्टिंग पॉसिबल होगी। जब आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा हीट देना पड़ रही है ना, सो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। यानी बहुत हाई टेम्परेचर दोगे तो इसके दरमियान के बॉन्ड्स टूटेंगे एंड फाइनली ये जाके मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। जी तो बेटा कहता है कि सिंस वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट, बहुत मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती हैं, मौजूद होती हैं बिटवीन द आइंस, इन आइंस के दरमियान, विद इन आ क्रिस्टल लैटिस, क्योंकि आयनिक कंपाउंड क्रिस्टल लैटिस की शक्ल में होता है, तो उसके आइंस के दरमियान बड़ी मजबूत फोर्सेस होती हैं। सो उसके लिए अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ नीडेड टू ब्रेक दीज फोर्सेस। तो बेटा इन फोर्सेस को तोड़ने के लिए सिग्निफिकेंट एनर्जी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। दिस इज़ द रीज़न, इसी वजह से वाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड आर जनरली वेरी हाई, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट आमतौर पर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जी तो बेटा जब आप मेल्टिंग पॉइंट जितना टेम्परेचर उतनी हीट दोगे ना, तो ये बॉन्ड्स टूट जाएंगे और फिर ये जो आयन्स हैं बेटा ये फ्री हो जाएंगे, फ्रीली मूव करना शुरू कर देंगे। सो कहता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, जब आप मेल्ट कर रहे होते हैं ना, दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस ब्रेक, ये फोर्सेस, ये कुव्वतें टूट जाती हैं, ब्रेक डाउन, एंड लेट द आयन्स मूव फ्रीली, और ये आयन फ्री मूव करना शुरू कर देते हैं। जी बेटा तो एक और बात समझनी है, ये जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। नंबर 1, आयन्स के ऊपर चार्ज कितना है। ठीक है, देखिए जितना चार्ज ज़्यादा होगा, जैसा कि ये नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, अगर इन पे बहुत ज़्यादा चार्ज बढ़ता जाएगा तो इनके दरमियान की ताकतें, फोर्सेस भी बढ़ती जाएंगी। सो उसके लिए फिर आपको ज़्यादा हीट, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ना, तो मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाएगा। सो मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? चार्ज के ऊपर, यानी आयन्स के ऊपर किस हद तक चार्ज है। एंड नंबर 2 चीज़ जिस पर आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है ना, वो साइज़ के ऊपर है। बच्चे अगर कोई छोटा आयन है और उस पर उतना ही चार्ज है, और एक बड़ा आयन है जिस पर उतना ही चार्ज है, तो यहाँ पर छोटा आयन ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि उसका छोटे से साइज़ के ऊपर सेम चार्ज है ना, छोटे से साइज़ के ऊपर। तो इसलिए अगर छोटे साइज़ का जो आयन है विद सेम चार्ज, चार्ज उतना ही है, लेकिन अगर साइज़ छोटा हो जाता है तो उसकी अट्रैक्शन की एबिलिटी भी बढ़ जाती है। सो अगेन आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी उसको मेल्ट करने के लिए। जी तो बेटा पढ़ लेते हैं। कहता है द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ आयनिक कंपाउंड डिपेंड अपॉन द चार्जेस, एक तो चार्ज पे डिपेंड करता है, एंड देयर साइजेस, और आयन्स के साइज़। आयन छोटा है तो ज़्यादा मजबूत कंसीडर किया जाता है, क्योंकि छोटा है और उतना ही उसके चार्ज है। हायर चार्जेस, यानी अगर ज़्यादा चार्ज हुआ, एंड स्मॉलर साइजेस, और आयन का साइज़ कितना हो, छोटा हुआ, तो इससे क्या होगा? स्ट्रोंगर अट्रैक्शन, बेटा ये अट्रैक्शन आयन के दरमियान मजबूत होगी और उससे हायर मेल्टिंग पॉइंट, यानी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा।